रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज से मैं सीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का है। मैं आप सभी के बीच में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसके पहले मैंने यूपी टेट को भी कवर किया फ्रेंड्स, जिसमें CDP का प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं, EVS के भी कराए हैं, और जो भी स्टूडेंट्स BSSC की तैयारी कर रहे हैं वह भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें फ्रेंड्स सीटेट, इसमें मैं आप सभी को CDP कराऊंगा। टोटल हमारे 5 सेक्शंस इसमें होते हैं। ईच सेक्शंस हमारा 30 नंबर का होता है, और हमारे प्रत्येक सेक्शन से फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें आपका CDP 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। और यह सीटेट का फ्रेंड्स पेपर नंबर 2 है, जिसमें SST भी है, तो हमारी SST 30 मार्क्स हो जाएगी। हिंदी आपकी हो जाएगी 30 क्वेश्चंस। संस्कृत आपकी फ्रेंड्स हो जाएगी 30 क्वेश्चंस। संस्कृत या इंग्लिश आप दोनों ऑप्शनल होता है फ्रेंड्स, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, जिसमें प्रत्येक सेक्शन हमारा 30 मार्क्स का होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें जनरल के लिए 90 नंबर आवश्यक होते हैं पास होने के लिए, और SC ST OBC के लिए आपके 82 होते हैं पासिंग मार्क्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फर्स्ट आपका है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तीसरा आपका है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चौथा आपका है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पहला आपका है सही हो सकता है, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन 3 बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन 4 ए सभी सही हैं। तो आप बताएं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि करेक्ट है फ्रेंड्स। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह क्या है आपका? लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें पहले से हम मान ले रहे हैं कि पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान है, स्त्रियां जो है कम बुद्धिमान है, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है। यानी कि हमारी क्या कहती है कि सबको, महिला हो या पुरुष हो, सबको हमें समान रखना है। किसी भी बेस पे, जैसे कास्ट, क्रीड एवं कलर, जात, रंग, रूप, किसी भी आधार पर हमें उन्हें अलग नहीं करना है। सबको हमें समावेश करके समावेशी शिक्षा के रूप में हमें क्या करना है फ्रेंड्स? पढ़ाने हैं। तो हमारे लिए पुरुष हो या फिर स्त्री हो, मेल या फीमेल, बोथ आर सेम, दोनों एक टीचर के लिए क्या होंगे? सेम होंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पहला आपका ऑप्शन है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दूसरा आपका क्या है फ्रेंड्स, उनके लिए उनके जो जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तीसरा आपका क्या है फ्रेंड्स, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा आपका है इरफान खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। इरफान को क्या करेंगे फ्रेंड्स, खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कोई भी बच्चा आप खिलौनों को देख रहा है, उसे तोड़ रहा है, उनके पुर्जों को अलग अलग कर रहा है, तो मतलब उसका क्या है, वह जिज्ञासु स्वभाव का है। वह उन चीज़ों को जानना चाह रहा है कि यह खिलौना जो किस किस चीज़ों से बना हुआ है या इसके अंदर क्या हो सकता है। बच्चा का जो जिज्ञासु स्वभाव होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी को जन्म देता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं हमेशा पूछते रहते हैं क्या चीज़ें हैं, रेलगाड़ी इधर क्यों दौड़ रहा है, या फिर अपने पापा से पूछते हैं कि क्या है वृक्ष ऐसे हरे भरे क्यों हैं, आसमान में जो उड़ रही पतंगे क्यों उड़ रही हैं, या फिर जहाज़ें कैसे चल रही हैं, सूरज इधर से क्यों निकलता है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे करते रहते हैं। तो क्या इसका क्या मतलब, वो क्रिएटिव नेचर के हैं, जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, जो कि सही माना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं सीटेट का। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना एक टीचर हैं जो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। ठीक है, एक टीचर है क्रिस्टीना जो कि क्या करती हैं, अपने स्टूडेंट्स को कहाँ ले जाती हैं, भ्रमण पर ले जाती हैं, कहीं क्षेत्र में घुमाने फिराने ले जाती हैं। फिर वहाँ से वापस आने के बाद जब बच्चे वापस आ जाते हैं तो उस पर वो क्या करती हैं, चर्चा करती हैं। यह की ओर संकेत करता है, किसकी ओर करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन आपका 2 है, आकलन के लिए सीखना। तीसरा आपका क्या है, आकलन का सीखना। चौथा आपका क्या है, सीखने का आकलन। ठीक है, असेसमेंट वर्ब लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, जो कि क्या है, पहला आपका क्या है फ्रेंड्स, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, कि बच्चे जो भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो क्या अवलोकन करके क्या चीज़ें सीख रहे हैं, उससे क्या वह सीख पा रहे हैं। विद्यार्थियों ने जो वहाँ पे घूमने वहाँ गए, क्षेत्र भ्रमण उन्होंने किया, तो उससे उन्होंने क्या सीखा, क्या उपलब्धि की, क्या या फिर उनके प्रदर्शन की जो क्षमता है वो किस प्रकार से चीज़ों को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि पहला आपका क्या है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा आपका क्या है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा आपका क्या है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। चौथा आपका है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, मतलब उनकी जो एबिलिटी होती है, उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रतिभाएं होती हैं एक समान नहीं होती, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, क्योंकि प्रत्येक जो इंडिविजुअल हैं सभी लोग डिफरेंट हैं, सबके इंटरेस्ट, सबकी योग्यताएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक
उत्तरों के लिए आवश्यक है। पहला आपका क्या है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। दूसरा आपका क्या है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मतलब मुक्त उत्तर का क्या मतलब है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं जो मतलब जिसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं फ्रेंड्स। तीसरा आपका क्या है, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। चौथा आपका प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। जो सृजनात्मक उत्तर हैं, जो क्रिएटिव आंसर्स हैं, उनके लिए क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मतलब ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, सृजनात्मकता को जन्म देते हैं। इससे बच्चे में क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी आती है। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं, क्योंकि इससे हमारे एग्ज़ाम को के ट्रेंड का पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लेस इम्पॉर्टेंट है। या कौन बताता है फ्रेंड्स, हमारे PYQ बताते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के PYQ से हम क्या करते हैं, सिलेबस का आकलन करते हैं। तो यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपके टोटल 31 सेट्स हैं आपके, जो मैं आप सभी के बीच में CDP के भी कराऊंगा, EVS के भी कराऊंगा, SST के भी कराऊंगा। तो आप सभी यहाँ से प्रीवियस ईयर के लिए आप जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, अपना अच्छे से आकलन कर करके आगे की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ओपन एंडेड का मतलब मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता को जन्म देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 1 है आपका, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। ये भी आपका पॉजिटिव है। तीसरा आपका क्या है, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने। रोट लर्निंग की बात कर रहा हो, ठीक है। तो रोट लर्निंग आपको नहीं करानी, जो कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या आपको नहीं करना है, रोट लर्निंग मतलब जो याद करने की चीज़ें, जो लर्न करने की चीज़ें हैं, ये सब हमें क्या करनी है, नहीं करानी है। उसे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराना है। बाहर के एनवायरनमेंट से हमें क्या करना, जोड़ करके पढ़ाना बच्चे को। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 3 वाला हो जाएगा, जो कि क्या है, शिक्षक जो होता है जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या करते हैं, याद करने के लिए उनको क्या करेंगे फ्रेंड्स, कहेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। आपका क्या पूछ रहा है इसमें, निगेटिव पूछ रहा है। कौन सा जो उपकरण है वो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या है फ्रेंड्स, उचित नहीं है। पहला आपका हो गया मौखिक प्रश्न। दूसरा आपका क्या है, सत्र परीक्षा। तीसरा आपका क्या है, प्रश्नोत्तरी और खेल। चौथा आपका है दत्त कार्य। आपका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा वाला होगा, जो कि क्या है, निगेटिव है। मतलब सत्र परीक्षा आपकी क्या हो गई, यह रचनात्मकता को जन्म नहीं देती, क्योंकि यह क्या होता है, सेशनल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं इसको कराने के लिए होते हैं। या इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी नहीं होती, क्योंकि क्लास के साथ साथ जो क्वेश्चंस बच्चे करते हैं, मौखिक प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तर के साथ खेल वगैरह होते हैं, जो कार्य वगैरह होते हैं, इससे क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, रचनात्मकता को जन्म देते हैं, जो कि पॉजिटिव माना जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। कौन सा जो है क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित नहीं है, तो सत्र परीक्षा आपका राइट हो जाएगा आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। भारतीय समाज को बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए। पहला आपका है, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा आपका क्या है,
विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तीसरा आपका है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। चौथा आपका फ्रेंड्स शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स? फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा जो कि क्या है, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के साधन के रूप में। जो हमारी भारतीय समाज की बहुभाषिकता है या क्या करती है, विद्यालय समाज को क्या करती है, समृद्ध बनाने के संसाधन को क्या करती है, इसमें जोड़ती है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं, बालक आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अब उनकी अलग अलग मातृभाषाओं को लेकर आते हैं। हमारा जो समाज कैसा है, भिन्न भिन्न जाति और धर्म का समाज है, जिससे भिन्न भिन्न जाति और धर्म के हमारे बीच क्या आते हैं, बच्चे आते हैं। उनसे क्या होता है, अपनी भाषा अनेक भाषाओं का क्या होता है, इसमें समावेश होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार क्या होता है, सभी भाषाओं को हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ज़्यादातर जितना भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मातृभाषा को, क्षेत्रीय लैंग्वेज को क्या करें, महत्व दें। उस भाषा में शिक्षण कराने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, प्रयत्न करें। क्योंकि उससे क्या हो पाएगा, बच्चा अपनी भाषा से सब्जेक्ट को रिलेट करके क्या कर पाएगा, पढ़ने में सक्षम होगा और आसानी से क्या कर पाएगा फ्रेंड्स, समझ पाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सघन अभ्यास कार्य, जो कि नहीं होगा फ्रेंड्स, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना तो है नहीं, ये भी निगेटिव आपका है। तीसरा आपका क्या है, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा आपका क्या है, समुचित उपचारात्मक कार्य, जो कि क्या आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या, समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, इससे क्या होता है, विद्यार्थी जो होते हैं इनमें जो सीखने में क्या होता है फ्रेंड्स, जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो भी चीज़ें बाकी रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या होता है, समुचित उपचारात्मक कार्य का होना आवश्यक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, किस स्टेज में होता है? आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका है किशोरावस्था के दौरान, सेकंड क्या है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा आपका जो थर्ड है प्रौढ़ावस्था के दौरान, फोर्थ आपका क्या है, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा और जटिल समाजीकरण होता है, क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है, किस टाइम पे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि क्या है, किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंस स्टेज, जो कि क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी 11 वर्ष से या 12 वर्ष से प्लस की स्टेज होती है। आपका कौन क्या हो गया फ्रेंड्स, किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंस जो हमारी स्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा या सबसे गहन और जटिल समाजीकरण या सोशलाइजेशन होता है। इसमें दोस्ती यारी को हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, मेल से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाता है, और इसमें हीरोइज्म की भावना भी आती है। बच्चा क्या करता है, बालक इसमें यंग होता है, उसी समय में क्या होता है, इनमें अनेक चेंजेज आते हैं, जैसे मूंछ दाढ़ी का आना बच्चों में, लड़कियों का क्या आना, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, मासिक चक्र का होना, अनेक परिवर्तन इस टाइम पे क्या होते हैं, आते रहते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, इस टाइम पे अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, उनसे लड़ते हुए जूझते हुए क्या करना पड़ता है, आगे जीवन को बढ़ाना भी होता है फ्रेंड्स। इस टाइम पे उनका सोशलाइजेशन क्या होता है, अधिक से अधिक होता है, क्योंकि जो भी दोस्ती करते हैं वो गहरी मित्रता किसी से करते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि क्या, किशोरावस्था के दौरान मतलब एडोलेसेंस स्टेज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है, जो कि क्या होता है, गहन और जटिल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी को सामाजिक संरचना माना जाता है, किस टाइप की जो सामाजिक संरचना है,
अनुवांशिकता, इसे किस टाइप की सामाजिक संरचना हम मानते हैं। तो पहला आपका हो गया गौड़, दूसरा हो गया गत्यात्मक, तीसरा आपका हो गया स्थिर, चौथा आपका हो गया प्राथमिक। तो जो अनुवांशिकता है इसको किस टाइप से आप मानेंगे, किस टाइप की सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, स्थिर, मतलब स्टेबल संरचना हम मानते हैं कि सामाजिक संरचना जो अनुवांशिकता है, क्योंकि ये जन्मजात होती है, इसमें किसी प्रकार के हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो यह क्या हो गई, हमारी स्थिर सामाजिक संरचना हो गई फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पियाजे ने क्या किया फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास के आधार पर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। विकास को 4 अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया, जो कि पहली हो गई क्या फ्रेंड्स, जन्म से 2 वर्ष, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से याद कर सकते हैं, SPCF, ये न्यूमोनिक्स के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमोनिक का मतलब याद करने की जो ट्रिक हमारी होती है। SPCF एस फॉर सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से मतलब 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस टाइम पे बच्चा क्या होता है, बच्चा जो होता है सेंसस के माध्यम से, अपने सेंस के माध्यम से क्या करता है, चीज़ों को क्या करता है फ्रेंड्स, सीखता है। जैसे बच्चे को भूख लगती तब भी रोने लगेगा या हाथ पांव चलाने लगेगा, ठीक है, उसे कहीं चोट लगेगी या फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, तब भी वह हाथ पांव मारेगा, मतलब अपने सेंसस के माध्यम से बताने का क्या करता है बच्चा, प्रयत्न करता है। इसी प्रकार इसका क्या नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन मतलब जो हमारा चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन वो नहीं, ऑपरेशन का मतलब कार्य, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशंस के करने की जो पहले की क्रियाएं होती हैं, क्या हो गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरा आपका हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। चौथा आपका हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये क्या हो गई, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका क्या हो, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इसको किसने बताई फ्रेंड्स, इसको हमारे किसने बताया, पियाजे साहब ने बताया। तो ये जो इन्होंने पहली स्टेज को पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में आपके क्या, यहाँ पहला स्टेज जो है उसके बारे में पूछा है। इसमें ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो हमने चारों स्टेज आपको बताई। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु हो, इसमें बच्चा सबसे बेहतर कब सीखता है। पहला आपका बता रहा है क्या फ्रेंड्स, निष्क्रिय या न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। दूसरा आपका होगा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तीसरा आपका हो गया भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। चौथा आपका हो गया इंद्रियों के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारा, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, जैसा कि मैंने बताया, मतलब अपने सेंसर्स के द्वारा बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ों का बेहतर अनुभव करता है या फिर उसको सीखता है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट का आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। पहला आपका क्या है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दूसरा आपका है, समानता और अंतर देखने के सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा आपका हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। चौथा आपका हो जाएगा, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, जो कि क्या है, निगेटिव है, हमें याद नहीं करानी चीज़ें, ना कि रटवानी है फ्रेंड्स, रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। पहला आपका हो जाएगा विकासवादी, दूसरा आपका है व्यवहारवादी, तीसरा आपका है रचनावादी, चौथा आपका है संज्ञानवादी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या है? अवलोकनीय व्यवहार, व्यवहार का अवलोकन करना, मतलब क्या हो जाएगा इसमें? व्यवहारवादी मतलब बिहेवियरिस्ट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, व्यवहारवादी मतलब बिहेवियरिस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं मतलब पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? कोई शिक्षिका है जो कि ये प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता, उनकी पोटेंशियल को क्या करना चाहती है फ्रेंड्स? उसकी उपलब्धि चाहती है, बट इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या होगा, इस पर फिट नहीं बैठेगा? आइए देखते हैं। पहला आपका क्या है? तनाव को नियंत्रित करना सीखना। दूसरा, सेकंड आपका है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तीसरा आपका हो जाएगा उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। चौथा आपका हो जाएगा गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, जो कि क्या है? निगेटिव है। हमें ऐसा नहीं करना। किसी भी प्रकार के बच्चे, चाहे वो डिफरेंटली डिसेबल हों, किसी प्रकार से विकार से ग्रसित हों या फिर सामान्य बच्चे हों, हमें क्या करना? सबका समावेशन करके पढ़ाना है। जैसा कि हमें एनईपी में क्या कहा गया कि सबका समावेशन करके पढ़ाना, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन हमको देनी है, मतलब सभी बच्चों को एक साथ रख करके ही पढ़ाना है। तो हमें किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को क्या करना है? अलग नहीं करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है? ऐसा हमें नहीं करना है। तो निगेटिव पूछा हुआ तो निगेटिव आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? यहाँ भी निगेटिव पूछा हुआ। आइए देखते हैं। ऑप्शन 1, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन 2, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तीसरा आपका है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। चौथा आपका वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। यह क्या है फ्रेंड्स? यह पठन कठिनाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है? शब्दों और विचारों का क्या होता है? तालमेल इसमें नहीं बैठ पाता है। इसमें क्या हो पाता है? शब्दों की कठिनाई का जो निगेटिव, इसमें क्या क्या करना हमें चाहिए? तो इसमें हमें शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई जो होती है, सुसंगत वर्तनी में जो कठिनाई होती है, वर्ड और शब्द की पहचान में जो कठिनाई होती है, यह क्या है? पठन कठिनाई का पार्ट है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यहाँ भी निगेटिव आपका पूछा हुआ है। अभिप्रेरित जो मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है? सही नहीं है। जो इंटरनली मोटिवेटेड है, एक होता पहला आपका एक्सटर्नली मोटिवेटेड, मतलब बाह्य रूप से जो अभिप्रेरित होते हैं। दूसरा आपका हो गया आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, मतलब इंटरनली जो मोटिवेटेड होते हैं। इंटरनली जो मोटिवेटेड होते हैं फ्रेंड्स, वो किसी कार्य को स्वयं करते हैं। स्वयं मतलब किसी कार्य को करने में वह आनंद की अनुभूति करते हैं। वह कठिन से कठिन कार्य करने में उनको क्या होता है? आनंद होता है। एक्सटर्नली जो मोटिवेटेड होते हैं, मतलब बाह्य रूप से जो अभिप्रेरित होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी इनाम को पाने के लिए कार्य करते हैं, या किसी को दिखाने के लिए करते हैं, या किसी को देख लिया, या फिर शौकवश किसी कार्य को करना चाह रहे हैं कि वह ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, मतलब यह बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं। तो इसमें कौन सा आपका निगेटिव वो होगा जो कि
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये तो सही आपका है। दूसरा आपका क्या है, वे कार्य करते समय क्या करते हैं, उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपका राइट होगा। तीसरा आपका क्या है फ्रेंड्स, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। चौथा आपका क्या है, वे हमेशा सफल होते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, जो कि क्या है, यही सही है, क्योंकि निगेटिव पूछा हुआ, निगेटिव का भाई निगेटिव। 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, किसकी ओर करता है, ये देखते हैं। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना। दूसरा आपका है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। तीसरा आपका स्व अनुशासन और नियंत्रण। चौथा आपका है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑप्शन ए, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा आपका अधिगम मतलब अनलर्निंग भी जो है सीखने का एक हिस्सा है। चौथा आपका है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार का अध्ययन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या, व्यवहार का अध्ययन। सीखने के लक्षण में नहीं आता, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन बिहेवियरिस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं हम। तो क्या हो गया आपका, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, जो कि राइट है। सीखने के लक्षण में यह नहीं रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है फ्रेंड्स। ऑप्शन 2 सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने शिक्षार्थी की भूमिका पर यह बल देता है, रचनावाद। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट कौन है। ऑप्शन 1 बहुत बुद्धिमान है। ऑप्शन 2 परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। ऑप्शन 3 पार्श्व मतलब लैटरल चिंतन, जो पार्श्व चिंतन आपका है और समस्या समाधान में अच्छा है। चौथा आपका ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि क्या है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का मुख्य विकास, अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट का जो हम डेवलपमेंट करते हैं, तो उस मुख्य रूप से किसका हिस्सा, किस विकास का हिस्सा है। पहला आपका बौद्धिक विकास, मतलब बौद्धिक विकास हो गया आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या फिर दूसरा आपका शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर तीसरा आपका सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट, या फिर चौथा संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, अवधारणाओं का विकास
मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि क्या है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। कॉन्सेप्ट कहाँ पे होते हैं डेवलप? ये हमारे माइंड में होते हैं, बुद्धि से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं समझते हैं, वो क्या करते हैं, मस्तिष्क में सोचते हैं और उसे समझते भी हैं फ्रेंड्स। तो हमारा बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, किस में होते हैं? ऑप्शन 1 विकास की दर, ऑप्शन 2 विकास क्रम, ऑप्शन 3 विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन 4 विकास वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो किस में डिफरेंट हो जाएंगे? व्यक्तिगत विद्यार्थी मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल किस में डिफरेंट होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, जो कि क्या है, विकास दर। जो प्रत्येक स्टूडेंट है या प्रत्येक छात्र हैं, जो भी इनका प्रत्येक इंडिविजुअल का क्या होता है, सबका डिफरेंट विकास की दरें होती हैं, डेवलपमेंट की भिन्न भिन्न दरें होती हैं, सभी एक समान नहीं होते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन 1 गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, मतलब इंटर रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, शारीरिक जो विकास है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, या जो डेवलपमेंट के और भी पक्ष है, इससे क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब अंतर संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला आपका हो जाएगा आनुक्रमिकता, दूसरा सामान्य से विशिष्ट, तीसरा प्रतिवर्ती, चौथा निरंतरता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, प्रतिवर्ती। मानव विकास जो कुछ सिद्धांतों पर क्या है, प्रतिवर्ती है। किसमें है फ्रेंड्स? किसमें प्रतिवर्ती हो गया? जैसे हृदय का स्पंदन जो होगा, हृदय जो हमारा हार्ट है उसका पंपिंग, पाचन जो हमारी क्रियाएं हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रियाएं हमारी होती हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो हम सांस लेते हैं, सांस को खींचते हैं बाहर, इनहेल एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर लेते हैं अंदर लेते हैं, हमारी क्रियाएं हमारे क्या है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारी अंदर भी जाती हैं बाहर भी होती हैं। जैसे सांस हम बाहर लेते हैं फिर सांस को छोड़ते भी हैं, हार्ट हमारा क्या करता है, लब डब की आवाज़ निकालता है, तो पंपिंग जो करता है, और जो हमारी पाचन क्रियाएं हो गई, क्या हो गई, यह सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है। और जो अनुक्रमिकता है, क्या है, अनुक्रमिकता हो गई आपका सामान्य से विशिष्ट हो गया, निरंतरता मानव विकास, ये क्या है, ये सब क्या है, मानव विकास से संबंधित है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, ये सब क्या है, मानव विकास से, इस सिद्धांत से, मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित कक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए, पहला आपका क्या हो जाएगा, विशेष विद्यालयों, ऑप्शन आपका 2 है मुक्त विद्यालयों, तीसरा आपका क्या है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, चौथा आपका नियमित विद्यालयों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? पहला आपका क्या हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। दूसरा आपका हो जाएगा, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता।
तीसरा, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। चौथा आपका हो जाएगा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, जो इमोशनल क्या होता है फ्रेंड्स, इमोशनली क्या हो, पॉजिटिव हो, और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, मतलब उनको क्या करे, उन्हें संतुष्ट करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं किसी सब्जेक्ट का या फिर स्टूडेंट्स का, किसी भी मामलों का, तो उसमें जो इवैल्यूएशन हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहला आपका हो गया शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। ये तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को हमें मापना नहीं है, उन्हें किसी के सामने हमें नीचा नहीं दिखाना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ये देखते हैं, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ये तो आपका सही लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, उनकी उपलब्धि मापना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, मतलब सीखने में जो हमारी कमियां हो रही हैं उसका निदान करना और उसका उपचार करना, कि मतलब जो चीज़ें हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि उसका विश्लेषण करेंगे तो हम उसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर चीज़ों का आकलन करेंगे, उसका क्या करेंगे, डिटेल में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, समझेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति मतलब रेपिटेशन और प्रत्यास्मरण, जो हम क्या करते हैं उसे याद करते हैं, लर्न करते हैं। पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला आपका है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, ये तो आपका सही है। आइए आगे भी देखते हैं। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, गलत आपका ये हो जाएगा। यह विद्यार्थी की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ करता है, स्मृति वगैरह नहीं बढ़ानी है हमें। चौथा आपका क्या है, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने में क्या करता है, मदद हमें करता है, उसको समृद्ध बनाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स आपके 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। आज का क्लास हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।